ये कहानी हमें एक ऐसी लड़की ने भेजी है जिसका आज भी अंग अंग तकलीफ से भरा हुआ है। उसे जब भी अपना गुजरा हुआ वो समय याद आता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब उसने हमें ये कहानी बताई तो उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। हमें उसकी कहानी सुनने के बाद यकीन नहीं हो रहा था कि इस समय में भी जहालत के नाम पर लोग क्या कुछ नहीं करते। हम आप लोगों को इस लड़की की कहानी उसी की ज़ुबानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मेरा नाम सोनिया है। मेरे मोबाइल की घंटी बजी। उस समय मैं अपनी क्लासेस में बिजी थी। जैसे ही फ्री हुई तो मैंने घर की कॉल देखी, फिर कॉल बैक की तो मेरी मम्मी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। इस दुनिया में मेरी एक ही तो बहन थी। मम्मी ने मुझे बताया था कि वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी मौत की खबर सुनकर तो जैसे मुझे बहुत रोना आया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से जान निकलती जा रही है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। 3 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी तो उसके विदा होने के बाद मैं बहुत उदास रहने लगी थी, क्योंकि हम दोनों बहनों की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं था और हम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ बिल्कुल सहेलियों की तरह रहते थे। मेरी दीदी का नाम स्नेहा था। स्नेहा दीदी बहुत सुंदर थी। वैसे तो हम लोग गांव में रहते थे, मगर हमारे माता पिता पुरानी सोच रखने वालों में से नहीं थे। मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने अपने गांव में रहकर इंटर तक की शिक्षा हासिल कर ली थी। मगर दीदी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उनका पड़ोस वाले गांव से एक रिश्ता आया था। ऐसा नहीं था कि मेरे माता पिता ने उनकी शादी बहुत जल्दबाजी में कर दी थी। मेरे माता पिता को वो लड़का पसंद आया तो उन्होंने इसकी छानबीन निकाली। आसपास के लोगों से पता चला कि लड़का अच्छा है, बहुत मेहनती है और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत सीधा इंसान है, किसी से लड़ना झगड़ना भी नहीं जानता। घर में सिर्फ लड़के की माँ थी और उसकी एक बहन थी जिसकी शादी अभी पिछले महीने ही तो उन लोगों ने 100 किलोमीटर दूर एक गांव में कर दी थी। छोटा सा परिवार था जहां पर मेरी दीदी बहुत खुश रहती। उन लोगों का अपना ही बड़ा सा घर था। वो लोग अमीर थे। भगवान की कृपा से उन लोगों के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इस रिश्ते से इनकार करने का कोई मतलब बनता ही नहीं था। इसलिए मेरे माता पिता ने मेरी दीदी का रिश्ता उनके साथ तय कर दिया और फिर जल्दी उन दोनों की शादी भी हो गई थी। अपनी दीदी की शादी के समय मैं इंटर कंप्लीट कर चुकी थी और मैं बहुत खुश हो रही थी और साथ ही साथ दुखी भी थी। मगर फिर मैंने सोचा कि शादी हो जाने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी दीदी कभी ससुराल से वापस ही नहीं आएगी। मैं अपने जीजू से कहूँगी कि वो जल्दी जल्दी दीदी को हमारे यहाँ लेकर आ जाया करें। मगर शादी के बाद तो जैसे मेरी दीदी हमें याद भी नहीं करती थी। शादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक मैंने उनका इंतज़ार किया था, मगर वो हमारे घर आती ही नहीं थी। एक बहन जिसके साथ मैंने अपना बचपन गुजारा था, उसी के साथ मैं जवान हुई थी और जब उसकी शादी हो गई तो पूरी तरह से उसका साथ मुझसे जुदा हो गया था। ये सब मेरे लिए बहुत दुख भरा था। मैं बहुत उदास रहने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी और किसी काबिल बनूँगी। दीदी शादी के बाद पूरी तरह से बदल कर रह गई थी। वो तो कभी हमसे फ़ोन पर भी बात नहीं करती थी। एक बार मैं ज़बरदस्ती अपनी दीदी की ससुराल चली गई। ज़बरदस्ती इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे उनके घर जाने से रोक रहे थे। उनका कहना था कि अभी स्नेहा की शादी को हुआ ही कितना समय है, हमें उसके ही घर आने का इंतज़ार करना चाहिए। उनकी शादी को 5 महीने हो गए थे। भला मैं कब तक उनका इंतज़ार कर सकती थी। मुझे अब अपनी दीदी की फ़िक्र हो रही थी। जब मैं दीदी के घर गई तो घर का दरवाज़ा उनकी सास ने खोला था। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने मुझे दीदी के कमरे में भेज दिया था और वो खुद भी मेरे पीछे पीछे चली आई थी। दीदी को देखने के बाद मुझे पता चला कि उनकी तो तबीयत ख़राब है और वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी। मैं दीदी के करीब जाकर बैठ गई और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा कि आपको क्या हुआ है और क्या आपको हमारी याद नहीं आती। जब से आपकी शादी हुई है आप एक दिन के लिए भी हमसे मिलने नहीं आई हो। अभी दीदी कुछ बोलती, उनकी सास ने बीच में ही मेरी बात काटकर जवाब दिया कि बेटी, हम तो तुम्हारी बहन से बहुत कहते हैं कि अपने मायके चली जाओ, मगर ये यहाँ इतना खुश रहती है कि इसे तुम लोगों की याद ही नहीं आती। उनकी बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। क्या ससुराल में लड़कियाँ खुश रहती हैं तो अपने मायके वालों को भूल जाती हैं?
मुझे अपनी दीदी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मगर खुशी इस बात की थी कि मेरी दीदी अपनी ससुराल में खुश थी। यही मेरे लिए अच्छी बात थी। दीदी की सास ने मुझे बताया कि पिछले 2 दिन से तुम्हारी बहन को बुखार आ रहा है, उसका इलाज चल रहा है, वो ठीक हो जाएगी। ज़रा सा मौसम का बुखार है। दीदी की सास तो बहुत अच्छी औरत थी, वो उनको बिस्तर से उठने भी नहीं दे रही थी, जिससे साफ नज़र आ रहा था कि वो अपनी बहू से बहुत प्यार करती हैं। मगर दीदी तो मुझे देखकर ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उनका मुझसे बात करने का कोई मन ही नहीं कर रहा हो। बस उन्होंने मुझे मम्मी पापा से रिलेटेड 1-2 सवाल पूछे और उसके बाद वो खामोश हो गई। उनकी सास ने खुद ही मेरे लिए चाय नाश्ता बनाया और थोड़ी देर में उनके घर बैठने के बाद अपने घर को वापस आ गई थी। दीदी को देखने के बाद मुझे तसल्ली हो गई थी। उनकी सास ने कहा था कि 1-2 दिन में इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो ये तुम्हारे जीजू के साथ तुम्हारे यहाँ चक्कर लगा लेगी। आजकल मौसम की वजह से वायरल बुखार लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वही बुखार मेरी दीदी को भी आया था, तभी तो वो इतनी कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद दीदी एक बार अपने पति के साथ हमारे घर तो आई थी, मगर एक बात बड़ी ही अजीब थी कि जीजू उन्हें अपने साथ लेकर आए और अपने साथ ही वापस लेकर चले गए थे। उनके होते हुए दीदी हमसे ज़्यादा बात भी नहीं कर रही थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे वो अपनी शादी के बाद बहुत घमंडी हो गई है। उसके बाद ही मैंने शहर में एडमिशन भी ले लिया था और फिर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली गई और वहीं के हॉस्टल में मैंने रहना भी शुरू कर दिया। यहाँ आने के कुछ समय के बाद मुझे पता चला था कि दीदी माँ बनने वाली है और जब मम्मी ने मुझे ये खबर सुनाई तो मेरी खुशी के ठिकाने न रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि मैं इसी समय दौड़कर दीदी के पास जाकर उन्हें मुबारकबाद दे दूं, लेकिन उस समय मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। उस समय मुझे घर आने का मौका ही नहीं मिला था। ये माँ बनने वाली खबर भी दीदी की सास ने मम्मी को बताई थी। मम्मी भी हमेशा मुझसे यही शिकायत करती थी कि उसका पति और सास बहुत अच्छी है, न जाने उसे ससुराल जाने के बाद क्या हो गया कि वो हम लोगों से कोई संबंध रखना ही नहीं चाहती। ये बात तो मैं भी सोचती थी, मगर मैंने कभी अपनी ज़ुबान से ये बात मम्मी से नहीं कही थी कि कहीं मेरी मम्मी को अपनी बेटी के मुंह से ये बड़ी बेटी की ऐसी बातें सुनकर गुस्सा ना आ जाए और वो मुझे ही ना डांट दें कि तुम अपनी बड़ी बहन के बारे में ये किस तरह की बातें कर रही हो। उस समय मैं एक बार अपने घर आई थी और दीदी से मिलने उनके ससुराल गई थी। तब भी दीदी की सेहत बहुत कमज़ोर हो रही थी। अब की बार मैंने दीदी से ही पूछा था कि आप इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो, शादी से पहले तो आप ऐसी नहीं थी। तब दीदी ने कहा कि प्रेगनेंसी है ना, इस वजह से इतनी कमज़ोर हो रही हूँ। दीदी के 9 महीने पूरे हुए तो उन्होंने बेटी को जन्म दिया था। ये खबर जब मुझे मिली तो मैं बहुत खुश हुई थी। 1 ही घंटा गुजरा था कि मेरे पास जब क्लासेस के दौरान दोबारा से मम्मी की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि दीदी इस दुनिया में नहीं रही, तो मैं हैरान भी हुई थी। दीदी ने बेटी को जन्म दिया था और उसके 1 घंटे के बाद वहीं दुनिया को छोड़कर चली गई थी। ये खबर मेरे लिए किसी गम से कम नहीं थी। मैं वहाँ से दौड़ी दौड़ी अपने घर वापस आ गई थी। फिर हम सब लोग मिलकर दीदी के ससुराल चले गए। वहाँ जाकर जब हमने दीदी को देखा तो दीदी का शरीर पूरी तरह से नीला पड़ा था। मैंने मम्मी से कहा था कि जब आपने मुझे दीदी की बेटी पैदा होने की खबर सुनाई थी तो मैंने आपसे पूछा था कि दीदी कैसी हैं, तो आपने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर 1 घंटे के बाद ऐसा क्या हुआ कि दीदी की मौत हो गई? मम्मी कहने लगी कि ये तो मैं भी नहीं जानती। मेरे पास तुम्हारे जीजू का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बताया था कि स्नेहा ने बेटी को जन्म दिया है। हम लोग वहाँ जाने की जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे थे। अब बेटी के ससुराल में पहला बच्चा आया था तो हम उसके ससुराल खाली हाथ तो नहीं जा सकते थे ना, इसलिए थोड़े से सामान का बंदोबस्त कर रहे थे कि बच्चे के लिए कुछ कपड़े वगैरह ख़रीद कर ले जा सके। हम लोग बाज़ार में थे जब दोबारा से तुम्हारे जीजा जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए, एक इमरजेंसी हो गई है। हम जल्दी से यहाँ आए तो देखा कि तुम्हारी दीदी कोई हरकत नहीं कर रही है। ये कहकर मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी बहन का अंतिम संस्कार हो गया था। सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे उसकी छोटी सी मासूम सी बच्ची को देखकर हो रहा था, जो इतनी मासूम थी कि इस दुनिया में आने के बाद उसने अपनी माँ को ही खो दिया था। आखिर इस बच्ची का क्या कसूर था? बेचारी एक दिन भी अपनी माँ का प्यार न पा सकी। मैंने अपनी भांजी को अपनी गोद में ले लिया था और इसका ख्याल मैं ही रख रही थी। 2-3 दिन तक वो मेरे साथ रही तो उसे मेरी ही गोद की आदत हो गई थी, लेकिन मैं उसके साथ ज़्यादा समय नहीं गुजार सकती थी। मुझे वापस अपने कॉलेज जाना था और फिर दीदी का गम दिल से कुछ हल्का हुआ तो मैं अपने कॉलेज आ गई थी। मगर यहाँ मुझे बार बार अपनी दीदी की याद आ रही थी
और उनकी बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी। इसलिए मम्मी से कॉल करके उनकी बेटी के बारे में पता किया तो उन्होंने यही बताया कि इसे तुम्हारी आदत हो गई है, ये किसी के पास गोद में जाती ही नहीं है, बस रोती रहती है। मम्मी की बात सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उस बच्ची के रोने से मैं तड़प उठती थी। मम्मी ने मुझे बताया था कि दीदी की सास और उनके पति भी इस बच्ची की वजह से बहुत परेशान हो गए। मैं अपना सब कुछ छोड़कर फ़ौरन ही गांव वापस आ गई थी। मैंने उसको गोद में लिया, अपने सीने से लगाया तो वो मेरे साथ कुछ ठीक हुई थी और अब वो ज़्यादा तंग भी नहीं कर रही थी। उसको अपनी माँ की गोद नहीं मिली थी और सबसे ज़्यादा उसे मेरी गोद की आदत हो गई थी, इसलिए वो मुझे ही अपनी माँ समझ रही थी। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी और उसे मैं अपने घर ही लेकर आ गई थी। मेरे आने से जीजू ने बच्ची का नामकरण भी कर दिया था। उन्होंने उसका नाम खुशी रखा था। वो बिल्कुल मेरी दीदी की तरह प्यारी सी थी। एक दिन जीजू और उनकी माँ हमारे घर आए थे। वो लोग खुशी से मिलने के लिए आए थे और खुशी को अपने साथ भी ले जाना चाहते थे। मम्मी ने कहा, लेकिन वो आपके घर चली जाएगी तो आप लोग परेशान होंगे और इसकी भी तबीयत पहले की तरह ख़राब हो जाएगी। यहाँ तो सोनिया भी है इसका ख्याल रखने वाली, वहाँ इसका ख्याल आप लोग कैसे रखेंगे? दीदी की सास ने अपना उदास सा चेहरा बना लिया था और उन्होंने मेरे मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आज मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आई हूँ। आप लोगों से एक विनती करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। हम में से कोई भी उनकी बात का मतलब नहीं समझा था, मगर आगे जो उन्होंने बात कही उसे सुनकर घर में किसी को हैरानी हुई हो या नहीं, मगर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। उन्होंने कहा था कि खुशी सोनिया के साथ ठीक रहती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सोनिया की शादी मेरे बेटे दीपक के साथ कर दीजिए। स्नेहा भी तो हमारे घर में खुश रहती थी ना। आपकी बेटी को कभी हमारे घर में किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। इस तरह आपकी छोटी बेटी भी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। अगर हम खुशी की खातिर उसके लिए दूसरी माँ ले भी आएँ, शायद वो दूसरी औरत खुशी को सगी माँ की तरह प्यार करे भी या नहीं, मगर उसकी मासी ही उसकी माँ बनकर उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी तो कभी खुशी के साथ भेदभाव नहीं होगा। मेरे मम्मी पापा को एक तरह से उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी थी, मगर मैं जीजू से शादी नहीं कर सकती थी। अभी मुझे पढ़ना था, मैं अपना करियर बनाना चाहती थी। उस समय तो मैं खुशी को अपनी गोद में लेकर कमरे में आ गई थी, मगर मम्मी पापा ने मुझे उनके जाने के बाद बहुत समझाया था। उन्होंने कहा था कि बेटा, अपनी भांजी की खातिर इस शादी के लिए हाँ कर दो, क्योंकि तुम्हारे एक सेक्रीफाइस से तुम्हारी भांजी को तुम जैसी माँ का प्यार मिल जाएगा, जो मासी बनकर और माँ बनकर उसे प्यार करेगी। देखो, वैसे भी एक न एक दिन तुम्हारी शादी होनी ही है, तो क्यों ना तुम अपनी भांजी की खातिर अपनी बहन के पति से ही शादी कर लो। इस तरह तुम्हारी बहन की आत्मा को भी खुशी मिलेगी और तुमसे बेहतर खुशी की परवरिश कोई नहीं कर सकेगा। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे बिना इसे रहने की अब आदत नहीं है। मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया था। मैंने उन्हें बताया था कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मम्मी ने कहा कि बेटा, आगे पढ़कर और कामयाब होने के बाद भी तुम्हें शादी तो एक न एक दिन करनी ही है ना। क्या तुम्हें इस मासूम बच्ची का रोता हुआ चेहरा नज़र नहीं आता? इसके खातिर तुम ये फ़ैसला कर सकती हो। मैंने मम्मी से कहा भी था कि अगर जीजू चाहे तो कहीं और शादी कर सकते हैं। मैं सारी ज़िंदगी खुशी का ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। मम्मी कहने लगी, लेकिन एक बच्चे को माँ और पिता दोनों के प्यार की ज़रूरत होती है। सिर्फ तुम्हारे प्यार से उसकी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, और फिर पिता भी तो अपनी बच्ची के बगैर नहीं रह सकता ना। उन्होंने मुझे सोचने के लिए 2 दिन का समय दिया था। उधर दीदी की सास को भी यही कह दिया था कि वो 2 दिन बाद उन्हें फाइनल जवाब देंगे। मैंने भी दिमाग लगाकर सोचा कि दीदी की ससुराल अच्छी है, जीजू उन्हें बहुत खुश रखते थे, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, और फिर खुशी के बारे में सोचते हुए मेरा दिल तड़प उठता था। मैंने कह दिया था कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, और इस तरह मेरी शादी मेरी स्वर्गवासी बहन के पति दीपक से हो गई थी। उनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत भी कर दी थी। उन्होंने शादी की पहली रात ही मुझसे वादा किया था कि वो मुझे बहुत खुश रखेंगे। शादी के बाद मैं खुशी को बिल्कुल माँ बनकर पाल रही थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। कुछ दिन तक तो मुझे यहाँ कुछ भी अजीब सा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अब धीरे धीरे नोटिस करना शुरू कर दिया था कि दीपक तो खुशी को गोद में लिया करते थे, उससे बातें करते थे, उसे प्यार करते थे, मगर उनकी माँ खुशी से बहुत दूर दूर रहती थी। वो तो उसे गोद में लेना तक पसंद नहीं करती थी। एक बार मैं नहाने के लिए जा रही थी। उस दिन खुशी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बहुत परेशान कर रही थी। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ,
आप इसे थोड़ी देर के लिए अपनी गोद में लेकर बैठ जाइए, शायद ये आपके पास चुप हो जाए। मैं बस अभी 5 मिनट में नहाकर आती हूँ, उसके बाद इसे मैं संभाल लूँगी। मेरी बात सुनकर तो उन्होंने इस तरह से मुंह बिगाड़ा जैसे वो उनकी पोती नहीं बल्कि उनके लिए कोई गैर है। उनकी ऐसी हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि ना बाबा ना, मैं इस मनहूस को गोद में नहीं लूँगी जो इस दुनिया में आते ही अपनी माँ को खा गई। उनकी इस बात ने मेरा दिल दुखा दिया था कि इस बच्ची ने अपनी माँ को खाया था। अपनी ही माँ की मौत का कारण ये बच्ची कैसे हो सकती है। उस दिन के बाद से ही मेरी सास ने मुझे अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे उनकी हकीकत मुझ पर अब खुलने लगी थी। मेरी शादी को लगभग 6 महीने गुजर गए थे। उनका बिहेवियर शादी से पहले मैंने जितना अच्छा देखा था, शादी के बाद उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता था। मेरी सास शादी के 2 महीने गुजरते ही मुझसे बार बार पूछती थी कि अभी तुम गर्भवती हुई या नहीं। जब मैं गर्भवती होती तभी तो उन्हें बताती ना। जब मैं गर्भवती थी ही नहीं तो उन्हें झूठ तो नहीं बोल सकती थी। हर महीने वो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया करती थी मुझसे इस बारे में पूछ कर। वैसे तो मैं भी नहीं चाहती थी कि अभी मेरे पास बच्चा आ जाए, क्योंकि मेरे पास पहले ही खुशी थी, इसलिए मुझे घर में बच्चों की कमी महसूस नहीं होती थी। खुशी भी तो मेरी बेटी ही थी, मगर मेरी सास का कहना था कि उन्हें पोता चाहिए और वो भी जल्द से जल्द मैं उन्हें पोता पैदा करके दूं। मगर ऐसे कैसे हो सकता था? उनके कहने से तो मैं उन्हें पोता लाकर नहीं दे सकती थी, मगर उनके ऐसे रूप को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। वो मुझसे घर के सारे काम करवाया करती थी और खुशी की देखभाल करना भी मेरी ही जिम्मेदारी होती थी। एक बार मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने दीपक से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए, तो मेरी सास तभी हमारे कमरे में आ गई और दीपक से कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है इसे डॉक्टर के पास ले जाने की। तुम जानते हो कि हमारे यहाँ डॉक्टर को दिखाने का रिवाज नहीं है। मैं अभी बाबा जी के पास जाती हूँ और वहाँ से तुम्हारे लिए कोई ताबीज़ ले आती हूँ। उस ताबीज़ को पहनोगी तो ठीक हो जाओगी। अपनी सास की ये बात सुनकर मैं चौंक गई थी कि इस सदी में भी कैसी मनगढ़ंत बातें कर रही थी। मैंने दीपक से कहा कि मुझे बुखार हो रहा है, मेरा बुखार क्या उस बाबा के तावीज़ से ठीक हो जाएगा? मेरी सास ज़ोर से चिल्लाई और कहने लगी कि तू खड़ा हुआ क्या देख रहा है दीपक? तेरी पत्नी मुझसे ज़ुबान लड़ा रही है। अभी और इसी समय अपनी पत्नी के मुंह पर एक थप्पड़ मार दे। मैंने झट से दीपक की तरफ देखा। क्या वो अपनी माँ का कहना मानते या फिर वो मेरी तरफ से बोलने वाले थे? उन्होंने ना तो अपनी माँ की साइड ली थी और ना ही मेरी साइड ली थी। उन्होंने पहले तो अपनी माँ को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और फिर मुझसे कहने लगे कि तुम बिस्तर पर लेट कर आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे दीपक ने दवाई लाकर ही नहीं दी थी। मेरी सास बाबा जी के यहाँ से ताबीज़ लेकर आई और वो उन्होंने मुझे मेरे बाजू में बांधने के लिए कहा। कहने लगी कि थोड़ी ही देर में तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मगर मैंने वो ताबीज़ किसी के कहने पर भी नहीं बांधा। मेरी सास को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी कि इतनी बदतमीज़ तो तेरी बहन भी नहीं थी जितनी बदतमीज़ तू है। मैं उससे जैसा कहा करती थी वो वैसा ही कर लिया करती थी। घर के सारे काम वो इतनी फुर्ती के साथ करती थी कि कभी उसने मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी थी। और तू है कि हमेशा उसकी बेटी में लगी रहती है। मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? खुशी से आखिर आपको इतनी जलन क्यों होती है? वो आपकी पोती है। उन्होंने मेरी इस बात पर कहा कि मुझे पोता चाहिए था, मगर तेरी बहन इस मनहूस को हमारे हवाले छोड़कर मर गई। मुझे उनकी बात पर बहुत गुस्सा आया। मैं खामोशी से उनकी सारी बातें बर्दाश्त कर गई। आखिर उनकी शिकायत करती भी तो किससे? उनके बेटे से, जिसको भी उन्होंने अपने काबू में किया हुआ था। काफ़ी दिनों तक मैं बुखार में तपती रही थी। मेरे अंदर बहुत कमज़ोरी आ गई थी, मगर मेरा डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया गया। एक दिन दीपक ने मेरी हालत देखी तो वो मुझे शॉपिंग करने के बहाने मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। मैं जब वहाँ से दवाई लेकर आई तो वो दवाई मेरी सास ने देख ली थी, जिस पर उन्होंने बहुत हंगामा किया था और वो मुझसे कहने लगी कि तू शॉपिंग करने गई थी या मेरे बेटे के साथ डॉक्टरों में फिजूल के पैसे उड़ाने गई थी। उन्होंने मेरे हाथ से दवाई लेकर फेंक दी और वो कहने लगी कि अगर तू बाबा जी का दिया हुआ ताबीज़ नहीं पहनेगी तो ये दवाई भी नहीं खाएगी। मेरी सास सच में बहुत बुरी औरत थी। मैं अपनी सास को हर बात पर जवाब दे दिया करती थी, क्योंकि मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी। मैंने कई बार दीपक से अपने मायके जाने के लिए भी कहा था। अजीब बात ये थी कि ना तो दीपक मुझे मेरे मायके लेकर जाते थे और ना ही मेरी सास मुझे घर से निकलने की परमिशन देती थी। ऐसा इसलिए था
क्योंकि मेरी सास नहीं चाहती थी कि मैं अपने मायके वालों से मिलूं और उनको सारी हकीकत पता चल जाए। जिस दिन से शॉपिंग के बहाने से दीपक मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे और ये बात मेरी सास को पता चल गई थी, उस दिन से मेरी सास ने मुझ पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं खुद ही ठीक हो गई थी। ना तो मुझे दवाई की ज़रूरत पड़ी थी और ना ही बाबाजी के ताबीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, मगर मैं अंदर ही अंदर बहुत कमज़ोरी महसूस करती थी। मेरे पास यहाँ मोबाइल भी नहीं था। मैंने कई बार दीपक से कहा था कि मुझे मेरे मम्मी पापा से बात करनी है, मगर उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी दीदी भी तुम लोगों से बात नहीं करती थी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने मायके में ज़्यादा बातें मत किया करो। हमारी भी बहन शादीशुदा है, वो भी हमें कभी फ़ोन नहीं करती और ना ही ज़्यादा हमारे घर आती है। मैंने कहा कि ज़रूरी तो नहीं हर लड़की आपकी बहन की तरह हो, क्या पता आपकी बहन को आपकी फ़िक्र ना हो, मगर मुझे तो अपने घर वालों की बहुत फ़िक्र है। ना तो मैं आपकी बहन की तरह हूँ और ना ही अपनी बहन की तरह हूँ जो शादी करने के बाद अपने घर वालों को पलटकर भी ना देखे। इस बात पर दीपक मुझसे बहस करने लगे, कहने लगे कि जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे घर वालों ने भी तो तुम्हें पलटकर कभी नहीं देखा। न तुम्हारी माँ और ना ही तुम्हारे पापा एक बार भी यहाँ तुमसे और खुशी से मिलने के लिए नहीं आए, जबकि अब तो हमसे उनके डबल डबल संबंध हो गए। दीपक जिस तरह से बातें कर रहे थे उस हिसाब से मुझे यही लगता था कि वो हमेशा अपनी माँ के कहने में रहते हैं। क्या वो मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही किया करते थे? और एक तरह से दीपक ने भी बिल्कुल ठीक कहा था कि मम्मी पापा मुझे इस घर में भेजने के बाद पूरी तरह से भूल गए थे। एक बार भी उन लोगों ने यहाँ आने की कोशिश नहीं की थी, मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन मैं छत पर कपड़े फैलाने के लिए गई थी, जब मुझे ऐसा लगा जैसे नीचे से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। मैं जैसे ही सारे कपड़े डालने के बाद नीचे आई तो ये देखकर मुझे हैरानी हुई थी कि मेरे मम्मी पापा आए हुए थे। मैं झट से मम्मी पापा के पास गई तो वो लोग मुझसे ऐसे नज़रें फेर रहे थे जैसे मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। न जाने मेरे मम्मी पापा को क्या हो गया था। वो लोग जाने लगे तो मैं दरवाजे तक भागकर उनके पास गई और कहने लगी कि मम्मी पापा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? 2 मिनट बैठिए तो सही। क्या आप लोगों का मुझसे मिलने का मन नहीं करता या फिर आप लोग मुझे भूल गए हैं? मेरी बात सुनकर पापा ने मुझे जवाब दिया। पापा कहने लगे कि हम तुम्हें भूल गए हैं या तुम हमें भूल गई हो। तुम तो अपनी बहन को बहुत कहा करती थी कि शादी के बाद वो बदल गई है, तुम भी तो शादी के बाद भूल गई हो। हमें तुम्हारी सास ने बताया कि वो कई बार तुमसे कह चुकी हैं कि तुम अपने मायके चली जाओ, मगर तुम्हारा कहना है कि मैं ससुराल में बहुत खुश हूँ, मेरे पास वहाँ जाने के लिए टाइम नहीं है। जबकि तुम्हारी सास ने हमें खुद बताया कि दीपक ने तुम्हें मोबाइल दिया था ताकि तुम हम लोगों से कांटेक्ट कर सको, मगर तुमने ये कहकर उसे टाल दिया कि तुम हमसे कोई बातचीत नहीं करना चाहती। जब तुम्हारा मन करेगा तो तुम दीपक का मोबाइल लेकर हमसे बात कर लिया करोगी। मम्मी पापा के मुंह से ये बात सुनकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे। मेरी सास ने सरासर उनसे झूठ बोला था। जैसा वो लोग सोच रहे थे ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मम्मी कहने लगी कि तुम्हारी सास ने हमें बताया कि तुम उनसे बहुत ज़ुबान दराजी करती हो। वो स्नेहा को याद करके बहुत रो रही थी। उनका कहना है कि उनके लिए स्नेहा ही बहुत अच्छी थी। तुमने उन्हें बहुत परेशान किया हुआ है। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सोनिया। क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए थे? मम्मी पापा को मैं बहुत यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर उन लोगों ने मेरी एक न सुनी। वो लोग तो मेरी सास की बातों में आकर इतनी ढेर सारी बातें मुझे सुनाकर वहाँ से जा चुके थे। अगर एक बार वो अपनी बेटी की बात भी सुन लेते तो क्या चला जाता। मेरे लाख रोकने पर भी वो लोग नहीं रुके। मैं घर के अंदर आई और मैंने अपनी सास से कहा कि आखिर आज ये आपने क्या हरकत की है? आपने मेरे मम्मी पापा से झूठ क्यों बोला? मेरी सास खामोशी से मेरी बातें सुनती रही। उन्होंने पलटकर मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। यह औरत सच में बहुत चालाक थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरी दीदी हमारे घर क्यों नहीं आती थी। ज़रूर मेरी सास ने ही उन पर आने जाने की पाबंदी लगाई होगी। मुझे याद आया कि एक दिन उन्होंने मुझसे दीदी के बारे में यही सब कहा था जो उन्होंने मेरे मम्मी पापा को मेरे बारे में बताया था। अब इस घर में मेरा हर दिन और हर रात रोते रोते गुजरती थी। मैं यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सिर्फ खुशी की खातिर मैं इस घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। बस यही तक ही काफ़ी नहीं था, अभी तो मुझ पर और जुल्म होने थे। मेरी सास हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि तुम्हारी शादी को साल भर होने वाला है, मगर अभी तक तुम माँ नहीं बन सकी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने बाबा जी के पास लेकर जाना चाहती हूँ। मैं अपनी सास की बात सुनकर चौंक गई।
मैंने फ़ौरन ही उन्हें इनकार कर दिया कि मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगी। मैं गर्भवती नहीं हो रही, इसमें ऊपर वाले की मर्जी है, वो जब चाहे मुझे औलाद दे दे। मेरी सास कहने लगी कि देखो, बाबा जी के पास बहुत सारे लोग आते हैं जिन्हें जल्दी बच्चा चाहिए होता है और बाबा जी के इलाज से तुम जल्द ही गर्भवती हो जाओगी। इस बात पर मैंने अपनी सास को फ़ौरन ही इनकार कर दिया था, बल्कि मैंने इस बात पर बहुत हंगामा किया था। मैंने दीपक से भी बोल दिया था कि मैं इन मनगढ़ंत बातों को नहीं मानती। मैं कभी भी तुम्हारी माँ के साथ बाबा जी के पास नहीं जाऊंगी। दीपक कहने लगे कि माँ भी तो तुम्हारे भले के बारे में ही सोच रही है, वो तुम्हारा भला चाहती है, तभी बाबा जी के पास लेकर जा रही है। तुम माँ के साथ चली क्यों नहीं जाती? जल्द ही तुम बच्चे की माँ बन जाओगी। मैंने कहा कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों में अगर बिजी हो गई तो खुशी की परवरिश ठीक से नहीं हो सकेगी, और तुम जानते हो कि खुशी की खातिर ही हम दोनों की शादी हुई है। दीपक कहने लगे कि खुशी बेटी है, मगर माँ को बेटे की ख्वाहिश है। बेटा पैदा करने के लिए तो तुम्हें माँ बनना ही पड़ेगा। मैंने चौंकते हुए उनसे कहा था कि तुम लोग बेटा बेटी में फ़र्क करते हो, मुझे शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर। अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अपने रिश्ते को बचाने की खातिर और खुशी की खातिर मुझे इस घर में वो सब कुछ करना होता था जैसा ये लोग मुझसे करवाना चाहते थे, क्योंकि दीपक भी अपनी माँ की साइड से ही बोल रहे थे और वो भी यही चाहते थे। इसीलिए मैं अपनी सास के साथ उस बाबा के पास चली गई। बाबा ने मुझे एक ताबीज़ पहनने के लिए दिया। मैं ये सब करना तो नहीं चाहती थी, मगर मजबूर थी। बाबा ने मेरी सास से कहा कि अपनी बहू को रोटी या सब्ज़ी बिल्कुल भी मत खिलाना। सिर्फ तुम्हारी बहू चावल खाए। चावल में खिचड़ी सबसे ज़्यादा मात्रा में खानी है। चावल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने से तुम्हारी बहू जल्द ही गर्भवती हो जाएगी और वो बेटा ही पैदा करके देगी। ये बात सुनकर तो मेरी सास बहुत खुश हुई थी, मगर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि वो बाबा ये किस तरह की फिजूल बातें कर रहा था। वहाँ पर उस बाबा की बातों से बेवकूफ़ बनने वाली औरत मेरी सास ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जो इस बाबा की उल्टी सीधी बातों में आकर बहुत खुश हो रहे थे और उसे ढेर ढेर सारे पैसे देकर जा रहे थे। घर आने के बाद मेरी सास ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि तुम्हें रोटी का और सब्जी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। मेरी सास मुझे दिन रात चावल खिलाती रहती। मेरा शरीर धीरे धीरे आलसी होता जा रहा था। मेरा कुछ भी करने को मन नहीं करता था। हर हफ्ते बाबा जी के पास मेरी सास मुझे लेकर जाती थी और हर हफ्ते ही बाबा एक नया टोटका करने के लिए बताता था। अब की बार उन्होंने कहा था कि चावल खाने के साथ साथ मुझे कोयला खाने के लिए भी बोलते थे। काले काले कोयले खाते खाते मेरा मुंह हमेशा काला रहने लगा था। मैं इस बाबा के अनटोटे टोटकों से बहुत परेशान हो गई थी, मगर इस घर में कोई भी मेरी बात सुनने वाला नहीं था। खुशी को भी अब मुझसे संभाला नहीं जाता था। वो बेचारी सारा सारा दिन रोती रहती थी और मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ। मेरा शरीर फूलता चला जा रहा था। शरीर के साथ साथ मेरा पेट भी धीरे धीरे निकलने लगा था। इस बात से मेरी सास ने आइडिया लगा लिया कि मैं प्रेग्नेंट होने लगी हूँ, मगर मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता था। ज़्यादा चावल खाने की वजह से मेरे पेट के अंदरूनी हिस्से में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी और मेरी सास को लगता था कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। अब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से उठ सकूँ। मैंने अपनी सास से बोला था कि मुझे बहुत परेशानी होने लगी है। मेरी सास बहुत खुश रहने लगी थी। उन्हें लगता था कि मैं गर्भवती हूँ, इसलिए वो मेरी अब हर बात मानने लगी थी और दीपक भी बहुत खुश रहने लगा था। लेकिन इस बीच बेचारे खुशी की कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी। मुझे आराम मिल जाए इसलिए मेरी सास बाबा के पास चली गई थी। अब की बार जब वो घर आई और जो चीज़ लेकर आई थी उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं अभी तक अपनी सास के कहने के मुताबिक चल रही थी क्योंकि उन्हें बच्चा चाहिए था, लेकिन अब जो वो मुझसे करवाना चाहती थी इसके लिए मैं क्या कोई भी औरत तैयार नहीं होती। मेरी सास को बाबा ने इस बार मकड़ियाँ दी थी। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और आप लोग भी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। मकड़ियाँ, जंगली मकड़ियाँ जो बहुत ख़तरनाक होती हैं और जहरीली होती हैं। उस बाबा ने मेरी सास को जंगली मकड़ियाँ दी थी और उनसे कहा था कि इन मकड़ियों को कपड़े में लपेटकर अपनी बहू के पेट से बांध देना। इससे ये असर होगा कि तुम्हारी बहू के पेट में अगर बेटी हुई तो वो बेटे का रूप धारण कर लेगी। इससे गारंटी से वो बेटे की ही माँ बनेगी। मैं इन लोगों को समझा कर थक गई थी कि वो बाबा आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, मगर कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी।
मैं हमेशा दीपक से कहती रहती थी कि प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, मगर वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाता ही नहीं था। कहता था कि माँ जैसा कहती है वैसा ही करती रहो। मेरा पति क्यों चाहता था कि मेरी जान पर बने, इन मकड़ियों का शिकार बनूं मैं। और एक अजीब बात ये थी कि इन मकड़ियों को मुझे सिर्फ अपने पेट पर ही नहीं बांधना था, बल्कि मुझे सारी रात एक चारपाई पर अपने हाथ पैर बांधकर लेटना भी था। बाबा ने बताया था कि मुझ पर किसी गलत चीज़ का गंदा साया है जो मुझे बेटे की माँ बनने नहीं दे सकता। मैं बेटे की माँ तब बन सकूंगी जब मेरे शरीर से वो गंदा साया ख़त्म होगा। मकड़ियाँ पेट से बांधने के बाद मुझे जितनी तकलीफ़ होगी, मैं जितना चीखूंगी चिल्लाऊंगी, मेरी आवाज़ों से उतना ही वो गंदा साया मेरे शरीर से बाहर निकलेगा और मेरे पेट के अंदर बेटे का आविष्कार होगा। मैं अब कुछ करने काबिल न रही थी। मेरी सास ने रात के समय खुद ही मुझे बिस्तर पर लिटाया और मेरे पेट पर उन मकड़ियों को बांध दिया। मेरे हाथ पैर भी चारपाई से बांध दिए थे। मुझे हैरानी इस बात की थी कि मेरा पति खुशी को लेकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मकड़ियाँ पेट पर बांधने के बाद मेरा क्या हाल होगा, जबकि मेरी सास मेरे बराबर में ही चारपाई डालकर सारी रात मुझे देखती रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उन मकड़ियों के डंक मेरे पेट पर गल रहे थे। ऐसा मेरे साथ सिर्फ एक रात नहीं हुआ था, बल्कि हर रात मेरी सास मेरे साथ यही सब कुछ करती रही थी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरा शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। मेरी तकलीफ़ इनमें से किसी को दिखाई नहीं देती थी। मेरी आवाज़ भी मेरे मुंह से नहीं निकलती थी। मैं बिल्कुल बेजान लाश की तरह हो गई थी। रात के समय मेरी चीखें इतनी तेज़ होती थी कि आसपास के लोग मेरी सास को कहते थे कि आखिर कौन चिल्ला रहा है। मेरी सास उनसे झूठ बोल दिया करती थी कि आवाज़ें हमारे घर से नहीं आ रही, मगर उन्हें कौन बताता कि मेरे साथ इस घर में क्या हो रहा है। मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा पा रही थी। पढ़ी लिखी समझदार होने के बावजूद भी मैं इन लोगों की मनगढ़ंत हरकतों का शिकार हो रही थी। मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। वक्त गुजरता जा रहा था और मैं धीरे धीरे मौत के करीब होती जा रही थी। एक दिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे खून की उल्टियाँ आने लगी थी। मेरा शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था। जब मेरी सास ने मेरी यह हालत देखी तो वो मुझे डॉक्टर के पास तब भी नहीं लेकर गई, बल्कि वो मुझे अपने गांव में मौजूद दाई के पास ले गई। उस औरत ने जब मुझे देखा तो मेरी सास को बताया कि तुम्हारी बहू की हालत तो बहुत ख़राब है। उसका शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका है। उसे तो मेरा छूने का भी मन नहीं कर रहा। देखो, मेरा मन नहीं मानता कि तुम्हारी बहू ठीक है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। मेरी मानो तो इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि इसको कोई अजीब सी बीमारी है जिसका इलाज मैं नहीं कर सकती। ऐसा लगता है जैसे इसके शरीर में किसी तरह का जहर फैला हुआ है और इसके पेट का हिस्सा तो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इसके पेट पर इतने निशान हैं कि मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी सास ने कहा, ये तू कैसी बातें कर रही है? तू तो गर्भवती औरतों का चेकअप करती है ना? देख और बता कि मेरी बहू की डिलीवरी में कितना समय रह गया है। मैं कब तक दादी बनूंगी? उस दाई ने कहा कि ना बाबा ना, मैं तुम्हारी बहू को हाथ नहीं लगाऊंगी। तुम्हारी बहू को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत खतरनाक बीमारी है। उसके तो पूरे शरीर पर जहर फैला हुआ है। मैं उसे छू भी नहीं सकती। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शरीर का जहर मेरे शरीर पर लग जाए और मैं भी उसके जैसे किसी बीमारी का शिकार बन जाऊं। मेरी सास कहने लगी कि तू कैसी पागलों वाली बातें कर रही है। मैं बेहोशी की हालत में उन लोगों के सामने पड़ी हुई थी, मगर मुझे सारी आवाज़ें आ रही थी कि वो आपस में क्या बातें कर रही थी। जब उस दाई ने मेरी सास से कहा कि देखो, इससे पहले कि तुम्हारी पहले वाली बहू की तरह ये वाली बहू भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाए, तुम इसे डॉक्टर के यहाँ दिखा दो, क्योंकि पहले वाली बहू की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। उसके डिलीवरी के समय में भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, इसे शहर के डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। और मैंने तुम्हें ये भी बता दिया था कि बच्चा या माँ में से किसी एक की जान जा सकती है, मगर तुमने कहा कि तुम्हें अपनी बहू से कोई लगाव नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ बच्चे से प्यार है। तुम्हारी वजह से ही उस लड़की की जान गई थी। क्या तुम अभी भी यही चाहती हो कि ये लड़की भी इस दुनिया से चली जाए? तुम चाहती तो अपनी बहू को भी बचा सकती थी, मगर तुम्हें बच्चे से मोहब्बत थी। तुमने अपनी बहू को नहीं बचाया। अब तुम इसके साथ भी यही करने वाली हो, मगर मैं इसकी मौत की जिम्मेदार नहीं बनना चाहती। इसे तुम मेरे पास से ले जाओ। ये सब सुनकर तो जैसे बेहोशी की हालत में ही मुझे अपनी बहन याद आने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। आज मुझे हकीकत मालूम हुई थी कि इन लोगों ने मेरी बहन को कितना सताया था।
जितना ये लोग मुझे सता रही थी उतना ही इन्होंने मेरी बहन को भी सताया होगा। जो मेरी सास मेरे साथ कर रही हैं वही सब इन्होंने मेरी दीदी के साथ भी किया था। तभी तो वो बेचारी इस दुनिया को छोड़कर वक्त से पहले ही चली गई। और आज ये दाई जो सब कुछ कह रही थी वो सब मेरी सास का ही किया धरा था। मेरी सास पोते की चाहत में इतनी अंधी हो गई थी कि ना तो उसे अपनी पोती पसंद थी, उसने मेरी बहन की भी जान ले ली और अब वो मेरी जान भी दांव पर लगा चुकी थी। दाई तो मुझे छूने के लिए भी तैयार नहीं थी। फिर मेरी सास मुझे बाबा के पास लेकर गई तो बाबा ने भी यही कहा था कि तुम्हारी बहू गर्भवती है, इसका इलाज हमारे पास नहीं है, इसका इलाज तो कोई औरत ही कर सकती है। अब मेरी सास के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मेरी सासें अटक अटक कर चल रही थी। मेरे पति को शायद मुझ पर अब तरस आ गया था। मेरी सास ने जब दाई और बाबा की बात दीपक को बताई तो उसको बेहद अफसोस हुआ था। वो मेरी यह हालत अपनी आंखों से शायद बड़ी मजबूरी से देख रहा था। मैंने देखा कि उसने मुझे गोद में उठा लिया। मेरी सास कहने लगी कि इसे कहाँ लेकर जा रहा है। मेरे पति ने कहा कि मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। मेरी सास कहने लगी, मगर डॉक्टर के पास क्यों, हम किसी और दाई के पास भी तो चल सकते हैं ना, आस पड़ोस के गांव में बहुत सारी दाइयाँ हैं। मेरे पति ने कहा, अब बस भी कर दो माँ, तुम ये क्या कह रही हो। तुमने स्नेहा की भी जान ले ली और अब तुम चाहती हो कि सोनिया भी इस दुनिया से चली जाए। तुम्हारी वजह से सोनिया की ये हालत हुई है। सोनिया हमारे घर में बिल्कुल ठीक आई थी और तुमने बाबा के टोटके आजमा आजमा कर उसको इतना बीमार कर दिया। मैं ये सब कुछ सिर्फ इसी खातिर देखता रहा कि तुम्हें पोता चाहिए, मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जिंदा नहीं बचेगी। मैंने अपनी स्नेहा को तो खो दिया, मगर मैं सोनिया को नहीं खो सकता। उधर खुशी का भी अपनी माँ के बिना बुरा हाल हो रहा है। मैं उसको उसके नाना नानी के घर छोड़कर आया हूँ, वो लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। अगर सोनिया ना बची तो शायद खुशी भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकेगी। मेरी सास कहने लगी कि तू किस तरह की बातें कर रहा है, पागल हो गया है क्या। चल मैं तेरे साथ दाई के पास चलती हूँ। मगर दीपक ने कहा कि अब आपको मेरे साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पत्नी का इलाज खुद करवा सकता हूँ। मैंने कभी आपकी बात को नहीं टाला, मगर जैसी हालत आपने सोनिया की कर दी उससे मुझे यही लगता है कि मैं जल्द ही सोनिया को खोने वाला हूँ। लेकिन अगर मैंने स्नेहा की तरह सोनिया को भी खो दिया तो शायद मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मुझे इसकी हालत बहुत ख़राब लग रही है। मेरी सास मेरे पति को लाख रोकती रही, मगर दीपक ने उनकी एक न सुनी और वो मुझे लेकर शहर के अस्पताल आ गए। जब उन्होंने मुझे अस्पताल में एडमिट करवाया तो डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड में जो बात आई उसे देखकर तो डॉक्टर्स की भी चीखें निकल गईं। अस्पताल में एक अजब सा माहौल पैदा हो गया था। सभी लोग मेरे पति को बुरा भला कह रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अल्ट्रासाउंड में आया था कि मेरे पेट में मकड़ियाँ पैदा हो रही हैं। मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं था, बल्कि मेरे पूरे शरीर में मकड़ियों का जहर फैल गया था। मुझे एक तरह का इन्फेक्शन हो गया था। मेरे पति से उन लोगों ने पूछा कि आखिर इस लड़की की यह हालत कैसे हुई, तो मेरे पति ने मजबूरन वहाँ की एक लेडी डॉक्टर को ये सब कुछ बता दिया। लेडी डॉक्टर को मेरे पति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा कि तुम जैसे मर्दों को शादियाँ नहीं करनी चाहिए। तुम जैसे लोग दूसरों की बेटियों को जानवर समझते हो, तभी तो उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हो। तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन ये समय इन बातों का नहीं है। हमें जल्द से जल्द इस लड़की की जान बचानी होगी। काफ़ी हद तक इस लड़की के शरीर में जहर फैल चुका है। इसके शरीर की खाल भी पूरी तरह से बेकार हो गई, मगर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी पत्नी को बचा सकें। मेरे पति ने फ़ौरन ही डॉक्टर के पैर पकड़ लिए और उनसे कहा कि डॉक्टर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। जितने पैसे मेरी पत्नी के इलाज में खर्च होंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज़ मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मेरी छोटी सी मासूम सी बच्ची है। मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी बच्ची अपनी माँ से फिर से दूर हो जाए। डॉक्टर ने कहा, फिर से दूर हो जाए का क्या मतलब है। फिर दीपक ने उनको मेरी और मेरी बहन की पूरी कहानी सुनाई। डॉक्टर ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने कानों को हाथ लगा लिए, क्योंकि डॉक्टर को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाबा लोगों के कहने में आकर अपनी बहुओं की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। डॉक्टर ने मेरे पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी का इमरजेंसी में ऑपरेशन होना है, क्योंकि उसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे शरीर में खून की मात्रा बहुत कम हो गई थी। जो मकड़ियाँ मेरे पेट से बांधी जाती थी, उन मकड़ियों ने मेरे पेट के अंदर इस तरह से अपना जहर फैलाया था कि मेरे पेट में इस जहर से मकड़ियाँ बनने लगी थीं। तभी तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने शहर के बेस्ट स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर्स की
पूरी टीम को ऑपरेशन के लिए बुलाया था। मेरा ऑपरेशन लगभग 8 घंटे तक चला था, मगर उन लोगों ने मेरे पेट से उन मकड़ियों को निकाल दिया। मेरे पेट के काफ़ी सारे ऐसे अंग थे जो ख़राब हो गए, मगर डॉक्टर से जितना हो सका उन्होंने वो सब किया। दवाइयाँ और मशीनों के ज़रिए मेरे शरीर से सारा मकड़ियों का जहर भी खींच लिया गया था। लगभग 1 हफ्ते बाद मुझे होश आया था, मगर मैं बच गई थी। मेरे पति ने मेरे इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया था। इतना पैसा खर्च किया था तभी तो मैं बच गई थी। अगर मेरा ऑपरेशन सही समय पर ना होता और मैं ना बचती तो शायद मैं आज आप लोगों को अपनी ही दुख भरी कहानी ना सुना रही होती। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर की पूरी टीम और वो पूरा अस्पताल हैरानी में पड़ गया था। सोशल मीडिया पर मेरी खबर खूब वायरल हुई थी, मगर इस बीच मेरे पति की पहचान छुपा दी गई थी। अस्पताल वाले चाहते थे कि मेरी सास को सज़ा हो, मगर मेरे पति ने उनके आगे हाथ जोड़े थे और कहा था कि आप लोगों को क्या मिलेगा, मेरी बूढ़ी माँ को सज़ा दिलवाकर उन्हें सज़ा मैं अपने हिसाब से खुद दे दूंगा। बस एक बार मेरी पत्नी होश में आ जाए। अगर वो चाहेगी कि मेरी माँ को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए तो मैं खुशी खुशी अपनी माँ को पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि सच में मेरी माँ ने सोनिया के साथ बहुत गलत किया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जेल जाने के बाद भी उन्हें अकल ना आए, उन्हें अकल किसी और तरीके से आए। डॉक्टर कहने लगे, ये तुम लोगों का फैमिली मैटर है, मगर तुम लोग अपना फैमिली मैटर अपने हिसाब से सुलझा लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर ने मेरा इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया था और फिर जब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी तो मेरी बात दीपक से हुई थी। मैंने अपनी सास को माफ़ तो नहीं किया, मगर डॉक्टर को मैंने अपना ये बयान दे दिया था कि मैं अपनी सास को जेल नहीं भेज सकती। मेरी सास को भी शायद अपनी गलती का एहसास होने लगा था, क्योंकि जब ये बात क्लियर हुई कि मैं माँ नहीं बनने वाली थी, ज़्यादा चावल खाने से मेरा शरीर सूज रहा था और अंदर ही अंदर मेरा शरीर खोखला हो रहा था, जिससे उन्हें लगता था कि मैं गर्भवती हूँ और वो बाबा उनको बेवकूफ़ बना रहा था, जो मेरी सास से बहुत सारे पैसे अब तक वसूल कर चुका था। मेरी सास का विश्वास बाबा से उठ गया था, जो हर बार उनसे यही कहता था कि तुम्हारी बहू गर्भवती है, मगर मैं गर्भवती नहीं थी। मेरे पेट में मकड़ियों का इन्फेक्शन हो गया था, जिससे मेरा पेट फूल रहा था। सारी सच्चाई खुलकर मेरी सास के सामने आ गई थी। मेरी सास मुझसे माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर बहुत शर्मिंदा थी। ये खबर मेरे घर वालों को भी पता चल गई तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया था। आस पड़ोस के लोगों को भी ये बात पता चली। सब लोग चाहते थे कि मेरी सास को इस मोहल्ले से ही निकाल दिया जाए, मगर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं चाहती थी कि मेरे और मेरी बहन के साथ उन्होंने जो किया उसकी सज़ा उन्हें ऊपर वाला दे, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास के साथ कभी भी नहीं रहूँगी। वो एक बहुत बुरी औरत थी, जो उस बाबा की मनगढ़ंत बातों में आकर न जाने क्या क्या कर बैठी थी। उस बाबा के ऊपर से भी लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठने लगा था। मेरे घर वाले मुझे अपने साथ लेने के लिए आए थे, मगर दीपक ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि पहले जो मेरे साथ हो चुका है वो अब कभी नहीं होगा। उसने मेरे माता पिता से अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगी थी। मेरे घर वालों को अब मेरी बहुत फिक्र हो रही थी। अब वो मुझसे मिलने के लिए हर दूसरे तीसरे दिन आते रहते थे, मगर मेरी सास में काफ़ी हद तक सुधार आ गया था। वो हम लोगों से नज़र तक नहीं मिलाती थी, मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाला बुरे कर्मों की सज़ा सबसे पहले इस दुनिया में ही देता है। कुछ ही दिन गुजरे थे जब मेरी नंद रोते पीटते हुए हमारे घर में दाखिल हुई थी। उसको रोते हुए देखकर मेरी सास का दिल फट पड़ा। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगाया और उससे उसके रोने की वजह पूछी और पूछा कि तुम इतनी दूर से अकेली यहाँ क्यों आई हो, आखिर क्या परेशानी हो गई। उसने बताया कि उसकी शादी को 3 साल हो गए, मगर अभी तक वो गर्भवती नहीं हो सकी। उसकी सास उसे बांझ होने के ताने देती हैं, दिन रात उसे परेशान करती हैं। उसका पति भी उससे परेशान हो गया और वो भी दिन रात उससे कहता है कि उसे बच्चा चाहिए, क्योंकि अब इंतज़ार की हद हो गई है। 3 साल उन लोगों के लिए बहुत मायने रखते थे, जबकि मेरी सास ने मेरा 1 साल में ही जीना दुश्वार करके रख दिया था। मेरी नंद रो रो कर कह रही थी कि उसके पति ने उसे डिवोर्स देकर निकाल दिया। उसने कहा कि कभी आप लोगों को मेरी याद नहीं आती, कभी आप लोगों ने मुझे पलटकर तक नहीं देखा। आप लोग नहीं जानते कि उन लोगों ने मुझ पर कितने सितम ढाए। वो लोग ना तो मुझसे कभी आपसे बात करने दिया करते थे और ना ही कभी मुझे यहाँ आने दिया करते थे। मेरी सास ये समझती थी कि उनकी बेटी अपनी ससुराल में खुश है और उसका घर दूर है, इसलिए उन लोगों ने कभी उसके घर जाने की कोशिश नहीं की थी और बेटी भी इसीलिए घर नहीं आती थी। मगर वो उसके पति से थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। हर बार उसका पति इन लोगों को यही कहकर तसल्ली दे दिया करता था कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है और हमारे घर में बहुत खुश है।
मगर आज जब उन्होंने अपनी बेटी की हालत 3 साल बाद देखी तो उन लोगों की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। मेरी सास का दिल अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत दुखा था। उनकी बेटी तलाक लेकर इस घर में आ गई थी, मगर वो 3 साल से ना जाने कितनी परेशानियां झेल रही थी। अब मेरी सास को एहसास हुआ था कि उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को किस तरह से परेशान किया था, किस तरह से वो मेरी जान जोखिम में डाल चुकी थी और मेरी बहन की तो जान भी उनकी वजह से ही गई थी। मेरी सास मेरे पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने मेरे पति से भी बहुत माफ़ी मांगी थी। जब मेरी नंद को पूरी बात पता चली तो उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपके ही कर्मों का फल था जो शादी के बाद मुझे मिला। आपने मेरी दोनों भाभियों को तंग किया, तभी तो आपकी बेटी के साथ भी बहुत गलत हुआ। जब मेरी सास ने हम दोनों बहनों को परेशान किया तो भला उनकी बेटी कैसे सुखी रह सकती थी। मेरी सास को उनके किए की सज़ा उनकी बेटी की तकलीफ़ के रूप में मिल गई थी, मगर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी नंद परेशान रहे, क्योंकि मेरी नंद बहुत सीधी सादी थी। उसकी शराफत का फ़ायदा उसके ससुराल वालों ने खूब उठाया था। मैं तो बांझ नहीं थी, मगर मेरी नंद अपनी ससुराल वालों की नज़र में बांझ थी, तभी तो वो लोग उसे इतना सताया करते थे। और मेरी सास पोते के लालच में अब तक काफ़ी बुरे काम कर चुकी थी। उन्होंने अपने सारे बुरे कामों की माफ़ी ऊपर वाले से भी मांगी थी। वो अब दिन ब दिन बीमार रहने लगी थी और उन्हें भी ऐसी ही बीमारी लग गई थी कि वो बिस्तर से भी ना उठती थी। वो दिन रात रोती रहती थी, अपनी बेटी को देखकर परेशान होती रहती थी और अपनी बीमारी की वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पाती थी। मगर धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी थी। मेरे अंदर वो फुर्ती तो नहीं थी जो पहले रहती थी, लेकिन मेरी जान बच गई थी। यही मेरे लिए बहुत था। मैं खुशी के साथ और अपने पति के साथ आज बहुत खुश थी। मैंने अपनी नंद को भी देखा था जो अपनी किस्मत पर रोती रहती थी और अपनी माँ से उनकी हरकतों की वजह से उनसे बात तक न करती थी। वो अपनी बर्बाद ज़िंदगी की वजह अपनी माँ को ही समझती थी। काफ़ी साल इसी तरह से गुजर गए। मेरी सास का इलाज मेरा पति करवाया करता था, मगर उन्हें कोई दवाई लगती ही नहीं थी। मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया था, मगर मेरे दिल में उनके लिए बिल्कुल भी इज्जत न थी। मेरे पति को अपनी बहन का बहुत ख्याल था, इसलिए उन्होंने मेरी नंद के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए और फिर फाइनली मेरी नंद का रिश्ता मेरे पति के दोस्त के साथ तय हो गया था। वो लड़का बहुत अच्छा था और जल्द ही मेरी नंद की शादी उसके साथ हो गई। अब की बार भी उसकी शादी एक भरे पूरे परिवार में हुई थी। वहाँ पर मेरी नंद खुश रहती थी। मेरी सास को इस बात से अंदाज़ा हो गया था कि जैसा वो अपनी बहू के साथ करती थी, ऐसा ही उनकी बेटी के साथ भी हुआ करता था। अब जब वो अपनी बहू को तंग नहीं कर रही थी, इसलिए उनकी बेटी अपनी ससुराल में खुश रह रही थी। इंसान को उसके बुरे कर्मों का सिला मिलकर ही रहता है। मेरी सास आज भी बिस्तर पर पड़ी हुई है, आज भी अपने मरने की दुआएं करती है, मगर उनको मौत नहीं आती। कुछ समय के बाद मैं भी गर्भवती हो गई और ऊपर वाले ने मुझे बेटा दिया। मेरी सास को अब एहसास हो गया था कि हम जिस चीज़ के पीछे हमेशा भागते हैं, वो चीज़ हमसे उतना ही दूर हो जाती है, और जिस चीज़ को हम ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देते हैं, ऊपर वाला वो चीज़ हमें खुद ब खुद दे देता है। मेरी सास जो हमेशा पोते के लिए बहुत तड़पती थी, आज वो इस काबिल न रही थी कि अपने पोते को अपनी गोद में भी ले सकती। आप लोग मुझे बताइए कि मैंने अपनी सास को माफ़ करके ठीक किया, या जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था वो सही था? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मेरी ये दुख भरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।